मैं विजय लाल शाह, आपके हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोग का वर्ग षष्ठम शब्द विचार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानना कि शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक का अर्थ है कि उन शब्दों का मीनिंग होना चाहिए। जैसे कलम कलम एक शब्द है और इसी को अगर हम उल्टा कर लिखते हैं लॉ कॉमा, तो यह शब्द निरर्थक हो जाए, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कलम, घर, फल आदि। अब भाई शब्दों का क्या महत्व है। शब्दों के विशाल भंडार से ही भाषा बनती है और वर्णों के मेल से ही हिंदी भाषा में हजारों लाखों शब्द बने हैं और इन्हीं शब्दों के सहयोग से वाक्य, कहानी, कविताएं और आदि चीज़ें बनते हैं। अब देखिए कि पद किसे कहते हैं। जब शब्द स्वतंत्र रूप में रहता है तब वह शब्द कहलाता है, लेकिन वही शब्द जब वाक्यों में प्रस्तुत होने लगते हैं, इनका वाक्य के अन्य शब्दों से व्याकरणिक शब्द होता है, तब वह शब्द नहीं रहकर एक पद बन जाता है। जैसे राम एक शब्द है, घर एक शब्द है, जाता एक शब्द है। इनको अगर जोड़कर बना दें कि राम घर जाता है, तब यहाँ राम ये शब्द न होकर एक पद बन जाते। घर एक शब्द न होकर एक पद। तो वाक्यों में प्रस्तुत होने वाले शब्द को ही हम पद कहते हैं। स्वतंत्र रूप से जो रहते हैं उसे शब्द कहते हैं। अब आइए शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधार पर किया जाता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। और चौथा, अर्थ के आधार पर। तो आइए सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया। यहाँ उत्पत्ति का अर्थ होता है वह मूल स्रोत जहाँ से शब्द आया है। इसके आधार पर ही शब्द 5 प्रकार के होते हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज शब्द। चौथा, विदेशज शब्द। और 5वां, संकर शब्द। अब आइए उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द के 5 भाग में बांटे गए हैं, उसका पहला शब्द है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे थे वैसे ही हिंदी भाषा में आ गए हैं। यानी जैसे संस्कृत में प्रयोग करते हैं वैसे उसी शब्द को हिंदी में ज्यों का त्यों उसी रूप में हम लिखते हैं। उन्हें ही तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे हस्त संस्कृत में भी लिखा जाता है और हिंदी में भी इसके प्रयोग किए जाते हैं। दंत, गृह, क्षेत्र, पत्र आदि ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में होते हैं लेकिन हिंदी में उसका उसी रूप का प्रयोग किया जाता है। उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। अब आइए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से
हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ सरल रूप में बदल कर प्रयोग में लाए जा रहे, उन्हें ही तद्भव शब्द कहा गया है। जैसे हाथ, दांत, घर, पत्ता, ये हिंदी शब्द हैं जिसके संस्कृत अलग होते हैं। जैसे हस्त, हस्त मीन्स हाथ, तो यहाँ ये हाथ शब्द है। उसी प्रकार दंत, उसका दांत है, गृह का घर, पत्र का पत्ता। तो ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में लिखे जाते हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। अब भाई देशज शब्द, देशज शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो देसी बोलियों से या क्षेत्र प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं, उन्हें ही देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, बिंदी, पतीला, पगड़ी, जूता, धोती, लोटा आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में बोले, देशज शब्द। अब आइए विदेशज शब्द। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए, उन्हें ही विदेशज शब्द कहते हैं। अब जैसे अंग्रेजी में क्लर्क, गैस, ड्राइवर, उसी प्रकार फारसी में आदमी, आसमान, खून, चीनी भाषा से चाय, लीची आदि। तो ऐसे कई शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से यहीं हमारी हिंदी भाषा में मिल रहे, जिसे हम इसका हिंदी रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन यह है विदेशी भाषा यानी विदेशज भाषा। अब आइए संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्षगांठ, जैसे वर्षगांठ, तो वर्ष हो गया संस्कृत और गांठ हो गया हिंदी, तो ये दो भाषाओं के मेल से बना है वर्षगांठ। उसी प्रकार घड़ी साज, घड़ी हिंदी शब्द है और चार्ज अंग्रेजी शब्द है। तो इस प्रकार ये दो भाषाओं के मेल से बना है घड़ी साज। उसी प्रकार रचना के आधार पर शब्द को तीन प्रकार में बांटा गया। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब ये रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं और वे परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे सेना, इन दोनों का कोई सौ और ना, से और ना का इन दोनों का कोई अर्थ नहीं, सार्थक अर्थ नहीं होता है। हाथी, हाँ और थी अगर अलग कर देते, इन दोनों का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। अर्थात रूढ़ शब्द का ही एक विशेष अर्थ होता है, उसका खंडन करने पर उसका कोई अर्थ नहीं का, जिसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आई यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, उन्हें ही यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक का अर्थ होता है किताब और आलय का अर्थ होता है घर, यानी दोनों को खंडन करने पर
दोनों के अर्थ निकलते हैं। पुस्तक का घर जहाँ पुस्तक रहता है यानी पुस्तकालय। उसी प्रकार सुपुत्र, दोनों को खंडित करने पर सु प्लस पुत्र, सु मने अच्छा, पुत्र मने बेटा यानी अच्छा बेटा। तो यौगिक शब्द के दोनों खंड सार्थक होते हैं। अब आइए यौगरूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक की भांति ही बनते हैं पर किसी एक अर्थ के लिए ही रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें ही यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज यानी जल अर्थात पानी, जिसमें जल प्लस जल अर्थात जन्म लेना, जल में ही जन्म लेना, किंतु उसका प्रयोग केवल कमल के लिए ही होता है। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन या काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इनके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। जैसे लड़का मैं लिखता हूँ या लड़की लिखती है, तो इस प्रकार ये लिंग से परिवर्तित हो जाते हैं। अब आइए अविकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें ही अविकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक यानी ऐसे शब्द को अव्यय भी कहते हैं, जिसका रूप ज्यों का त्यों रहता है, बदलता नहीं है। जैसे धीरे धीरे और के सामने, आह आदि। अब आइए अर्थ के आधार पर शब्दों को 6 भागों में बांटा गया। पहला निरर्थक शब्द। पहले 2 भागों में शब्द को हम बांटते हैं, एक निरर्थक शब्द, दूसरा सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे ल कौमा लकम, कौलम कलम। कलम एक सार्थक शब्द है और उसका उल्टा जो है वो लकम, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए यहाँ हमें निरर्थक शब्दों की चर्चा नहीं करनी। अब आइए सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किन्हें कहते हैं? जिस शब्द का अर्थ हो, जिनसे उसका अर्थ निकले, उसे ही सार्थक शब्द कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। पहला एकार्थक शब्द, दूसरा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, तीसरा अनेकार्थक शब्द, चौथा पर्यायवाची शब्द, पांचवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और छठा विलोम शब्द। अब आइए एकार्थक शब्द किसे कहते हैं? एकार्थक शब्द वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे थैला, कागज, कलम आदि। अब आइए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जो शब्द सुनने में एक जैसे होते हैं परंतु उसकी लिखावट और उसका अर्थ दोनों ही भिन्न होते हैं, उन्हें ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दौसी दिन और दिन और दौदगी दिन और दिन, तो दोनों ही सुनने में दिन एक जैसे लगता है लेकिन दोनों के लिखावट और अर्थ अलग थे। दौसी दिन और दिन का मतलब होता है दिवस और दौदगी दिन और दिन का अर्थ होता है गरीब। उसी प्रकार औंसार तालविश्व अंश और औंसार दंतेश्व अंश, दोनों का सुनने में अंश लगता है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। औंसार तालविश्व अंश माने हिस्सा, औंसार दंतेश्व मीन्स अंश मीन्स कंधा। अब आइए अनेक का अर्थ शब्द। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें ही अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। जैसे अंक, अंक का अर्थ होता है संख्या, गोद या फिर नाटक का भाग। उसी प्रकार जैसे फल, फल का मतलब कोई खाने वाला फल या फिर परीक्षा फल, कर्म फल,
तो यहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। अब आइए पर्यायवाची शब्द। जो शब्द एक ही प्रकार के अर्थ को व्यक्त करते हैं उन्हें ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, तो कमल को पंकज, सरोज, राजीव आदि कहते हैं। जैसे घर, आलय, भवन, सदन, निकेतन, कुटी आदि। अब आइए विलोम शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेक, इसको कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों की जगह प्रयुक्त होने वाला एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे जो पढ़ा लिखा ना हो उसको क्या कहेंगे? अनपढ़। या जो जन्म से अंधा हो उसको कहेंगे जन्मांध। हाँ, तो इस प्रकार ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं। उसके बाद विलोम शब्द, वे शब्द जो परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख, दुख, दिन, रात आदि। तो बच्चों आज तक के लिए यहीं तक, फिर अगली कक्षा में अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।